नमस्कार, वेलकम टू करियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कभी भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, पढ़ाई को पूरा मन लगाकर कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थंबनेल देख करके ही आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में साइंस के 8000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट हैं। ये जो साइंस का सिलेबस हमने लिया है, ये साइंस का सिलेबस जूनियर एडेड हाई स्कूल वैकेंसी का है। इस पेपर में साइंस के 150 में से 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, टेट, यूपीएसआई और सभी वनडे एग्जाम को कवर करेंगे जिनमें साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आज की क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। पॉलीग्राफ नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन है पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा हम उच्च ताप मापते हैं। थर्ड ऑप्शन है गायरोस्कोप। इसके द्वारा हम घूमती हुई वस्तुओं की गति मापते हैं। लास्ट ऑप्शन है काइमोग्राफ। इसके द्वारा हम शरीर क्रियाओं का ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम रक्तचाप और हृदय की धड़कन को नापते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो उठ गया, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। ठीक है, झूठ का टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। ये परिभाषा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो ये परिभाषा हमारी जो दी थी जो के वसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहाओं को बढ़ावा देता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। विज्ञान सीखने के अंत्य विषयक क्षेत्रों में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप एवं प्रयोगों द्वारा होती है? ऐतिहासिक नहीं, पर्यावरण संबंधी नहीं, प्रक्रियात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रक्रियात्मक होती है। प्रक्रियात्मक पाठ्यचर्या में शिक्षार्थियों को क्रियाकलाप एवं प्रयोगों के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। पता है आपको, ऐसे पाठ्यचर्या में शिक्षार्थियों को स्वयं करके खोजने की शिक्षा दी जाती है, तो इसलिए प्रक्रियात्मक रहते हैं। विज्ञान में हम क्या करते हैं? स्वयं करके सीखना, स्वयं काम करके सीखते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है या किसके द्वारा माप सकते हैं? तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो नापते हैं हम लैक्टोमीटर के द्वारा नापते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम द्रव एवं जल का घनत्व नापते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया हमारा लैक्टोमीटर। अब सारे ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं मैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम जल या द्रव का घनत्व नापते हैं। बैरोमीटर के द्वारा हम दूध या दूध के उत्पाद जो होते हैं उनकी वसाओं को नापते हैं। और थर्मोमीटर के द्वारा हम टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहाओं को बढ़ावा देती है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो इसमें जो पूछा गया है सही नहीं पूछा गया, आपको ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, नहीं, तो इसमें से जो डी ऑप्शन है ये वाली बात गलत हो जाएगी और बाकी ये तीनों बातें सही हो जाएंगी। ठीक है, सही नहीं पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? विज्ञान एक परिणाम है। विज्ञान एक प्रक्रिया है। विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। बिल्कुल सही बात है, दोनों है। तो विज्ञान एक प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पायरहेलियोमीटर या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं हम पायरेनोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो यूज करते हैं हम सोलर रेडिएशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम? सोलर रेडिएशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि अब उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए ये बताना है आपको। तो देखिए उसे सार्थक, पहला ऑप्शन है, उस पहला ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, उसे सार्थक एवं वैज्ञानिक पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, ये ज्यादा सही है, उसे क्या होना चाहिए, आयु के अनुरूप होना चाहिए। देखो उच्च प्राथमिक स्तर का क्या लेवल होता है, जो 6 to 8 होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम 6 to 8 वाले को अगर हम 12th की किताबें दे दें तो क्या वो समझ पाएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा नहीं समझ पाएगा, या फिर हम 5th की पढ़ाएं तो क्या समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो उसे आयु के अनुरूप ही होना चाहिए, ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है, ठीक है, प्रकृति के लिए जो विज्ञान की मान्यता है वो क्या है, संभावना, वास्तविकता, अंतरिम। अंतरिम का क्या मतलब होता है कि अंत नहीं हुआ है, अंतरिम का कुछ लोग क्या कर लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं अंत हो गया, अंत नहीं हुआ है, अंत में भी चल रहा है, उसमें और सुधार की जरूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिम। जो विज्ञान के जो नियम होते हैं कभी भी स्थिर नहीं होते, सार्वभौमिक सत्य की तरह इन्हें नहीं देखा जाता, ठीक है, नहीं देखा जाता। यहाँ तक कि विज्ञान में सार्वभौमिक एवं सत्य स्थापित समझने के लिए अंतरिम माना गया, मतलब इसमें नई नई खोजें होने की गुंजाइश है, इसलिए अंतरिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालयों में विज्ञान के मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। अब विज्ञान के मेले, जो वैज्ञानिक मेले होते हैं उनका आयोजन क्यों किया जाता है, ठीक है। शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन मतलब होता है खुद करके सीखना, सृजन करना, खुद सीख रहे हैं, प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के, ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उनमें सृजन का और प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए हम विज्ञान मेलों का आयोजन करते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है, तो रेशम पालन जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। और ऑप्शन समझ लेते हैं क्या होते हैं। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन करते हैं, पिसीकल्चर में हम मछली पालन करते हैं, एग्रीकल्चर में हम खेती करना सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो घाव का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है हमारा ट्रमेटोलॉजी। ट्रमेटोलॉजी के अंतर्गत हम घाव का अध्ययन करते हैं, जो मतलब चोट लग जाती है, वो घाव हो जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। अब बाकी के ऑप्शन समझ लेते हैं। कैलोलॉजी में हम सौंदर्य का अध्ययन करते हैं, ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर या फिर ट्यूमर हो जाता है उसका अध्ययन करते हैं, और डर्मेटोलॉजी में हम त्वचा का अध्ययन करते हैं, जो हमारी स्किन होती है उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चींटियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चींटियों का जो अध्ययन होता है उसका आंसर है हमारा मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी में हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। अब बाकी के ऑप्शन समझ लेते हैं। हर्पेटोलॉजी में हम सरीसृप का और उभयचर या रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी में हम निमेटोड्स का अध्ययन करते हैं। नीडोलॉजी में हम पक्षी के घोंसलों का अध्ययन करते हैं। नीडोलॉजी में हम क्या करते हैं, पक्षी के घोंसलों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो कहलाता है शरीर संरचना विज्ञान कहलाता है। कृषि विज्ञान में हम कृषि करना या खेती करना या एग्रीकल्चर करना सीखते हैं। एग्रोलॉजी में हम कृषि से संबंधित बात ही करते हैं, और मानव विज्ञान में हम मानव के विकास या उद्भव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा हम गैसों का दाब मापते हैं। क्या नापते हैं हम, गैसों का दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवनटीन क्वेश्चन कह रहा है हमसे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। तो जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था, तो अल्फा कण का प्रकीर्णन में क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण परत ली थी और स्वर्ण परत पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। तो उसके द्वारा इसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। उसने ये बताया था कि जो पूरा द्रव्यमान होता है परमाणु के नाभिक पर ही विद्यमान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमाणु का नाभिक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करना है कि ये सूची दे रखी है, एक्स सूची और वाई सूची। इसमें एक्स सूची में वैज्ञानिकों के नाम है और वाई सूची में खोजें हैं इनके द्वारा की गई, तो उनको मैचिंग करनी है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हम किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी।
एडवर्ड जेनर ने, तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, पेनिसिलिन की खोज की, तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब डी ऑप्शन वाले दो ऑप्शन है, एक तो ए हो सकता है, समझने कीजिए, एक ए हो सकता है और एक डी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने जो की थी हमारे चेचक के टीके की, नहीं, एडवर्ड जेनर ने आपकी चेचक के टीके की खोज की थी, हाँ चेचक के टीके की ही खोज की थी। तो इसका जो हो जाएगा आगे ई ऑप्शन, बी का ई हो जाएगा। फिर आगे बात चलते हैं, लुईस पास्चर ने आपकी फर्मेंटेशन की खोज की थी, किण्वन की खोज की थी, तो बी ऑप्शन आना चाहिए, बी ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आगे की बात करते हैं, रॉबर्ट कोच ने आपके एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी, तो ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो बेटिंग ने की थी, किसने की थी, बेटिंग ने की थी। अब देखो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो अग्नाशय के द्वारा निकलता है, ठीक है। इसके द्वारा हम मूत्र में, रक्त मूत्र हो, हमारा टॉयलेट हो या फिर आपका ब्लड हो, उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ या घट जाती है, ठीक है, इंसुलिन के कम या ज्यादा होने से। अब बात आती है इंसुलिन के कम होने से क्या नुकसान होगा और इंसुलिन के ज्यादा होने से क्या नुकसान होगा। तो इंसुलिन अगर आपकी बॉडी से कम निकलेगा, ठीक है, कम निकलेगा तो क्या होगा, आपको मधुमेह या डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाएगी जो आजकल प्रचलन में है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और अगर इंसुलिन का ज्यादा स्राव होगा, ज्यादा निकलेगा बॉडी से या आपके अंगाशय से ज्यादा निकलेगा, तो आपको क्या होगा, हाइपोग्लाइपोसीमिया नामक एक रोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था, तो एलसीडी जो प्रोजेक्टर है उसका आविष्कार किया था जीन डोलगोफ ने, किसने किया था, डॉलगोफ ने किया था। अब आगे बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इसने क्या किया था, इसने जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया था, कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होती है जावा, उसका आविष्कार किया था। एंजल वर्ड ने क्या किया था, माउस का आविष्कार किया था, कंप्यूटर में हम माउस का यूज करते हैं, उसका आविष्कार किया था। और फेगिन ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था वो किया था रोंटगेन ने, किसने किया था, रोंटगेन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको मैचिंग देखनी है, इनमें से कौन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर वायु की चाल नापता है, ठीक है, सही है। एमीटर विद्युत धारा मापता है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। टैक्योमीटर दाबांतर नापता है, पायरोमीटर उच्च ताप मापता है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, इसमें टैक्योमीटर वाला गलत हो जाएगा, नहीं पूछा गया ना, नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है, नहीं। तो देखिए ये सही है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल मापी जाती है, बिल्कुल सही बात है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, ये भी सही बात है। और टैक्योमीटर के द्वारा दाबांतर मापा जाता है, ये थोड़ा गलत हो रहा है। टैक्योमीटर के द्वारा थोड़ा क्या पूरे गलत हो रहा है, टैक्योमीटर के द्वारा दाबांतर नहीं मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप मापा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो टैक्योमीटर के द्वारा मापा क्या जाता है वो हमें पता होना चाहिए। तो टैक्योमीटर के द्वारा हम क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन कोणों और दिशाओं को मापते हैं, ठीक है, क्षैतिज दूरियों को नापते हैं, कोणों को, उन्नयनों को नापते हैं, लंबवत उन्नयनों को और दिशाओं को मापते हैं। तो टैक्योमीटर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो बैरोमीटर का आविष्कार टेरी सैली ने किया था, किसने किया था, टेरी सैली ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जेवी डल्लप ने किसका आविष्कार किया था, तो जेवी डल्लप ने न्यूमेरिक रबर टायर का आविष्कार किया था, ठीक है। अब बात आती है दूसरा ऑप्शन बताने लायक है कार म्यूजिक सिस्टम। तो कार म्यूजिक सिस्टम का नहीं, हम स्पीकर की बात कर सकते हैं, क्योंकि कार म्यूजिक सिस्टम में क्या होता है, आवाज आती है और आवाज जो आती है वो स्पीकर से आती है। तो स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था, जोहान फिलिप रीस ने किया था, जोहान फिलिप रीस ने किया था, जोहान फिलिप रीस, बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आप लिख लें, समझ लें, जोहान फिलिप रीस ने किया था, ठीक है। अब बात आती है डीजल इंजन की खोज किसने की थी, तो डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी। आगे देखते हैं हम लोग, एलईडी का आविष्कार किसने किया था, तो एलईडी का आविष्कार जो किया था निक हेलोनिक ने किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो निम्नलिखित तापमापियों में से विकिरण तापमापी को हम पायरोहीलियोमीटर कहते हैं, ठीक है, पायरोहीलियोमीटर या विकिरण तापमापी कहते हैं। देखो विकिरण तापमापी जो होता है वो उच्च ताप के लिए होता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर के लिए होता है। 800 मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ताप मापने के लिए हम विकिरण तापमापी का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े सूर्य का ताप मापने के लिए हम विकिरण तापमापी का यूज करते हैं, पायरोहीलियोमीटर का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है विकिरण तापमापी या पायरोहीलियोमीटर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचे के टीके का आविष्कार
किसके द्वारा किया गया था? तो चेचक के टीके का जो आविष्कार किया गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा सी। अब बात आती है और लोगों की। रॉस ने क्या किया था? रॉस ने मलेरिया परजीवी का आविष्कार किया था या खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने आपके हैजे के टीके का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर की खोज किसने की? लेजर की जो खोज की थी मेमिन ने की थी। किसने की थी? थियोडोर मेमिन ने की थी। ठीक है, जो लेजर होता है, लेजर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट, LIGHT, लाइट एम्प्लीफिकेशन, AMPHLI, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, ठीक है, इमल्सन इमेजन ऑफ रेडिएशन। ये फुल फॉर्म कई बार आपकी आ जाती है। तो इसका यूज क्या होता है? लेजर का यूज क्या होता है? इनका प्रयोग जो होता है वो सूचना तकनीकी में, उद्योग में, प्रतिरक्षा में, रसायन में या त्रिविमीय क्षेत्र मतलब 3D जो डायग्राम्स होते हैं उनके लिए करते हैं हम लेजर तकनीकी का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी मतलब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, ठीक है, या पराबैंगनी किरणें भी हम बोलते हैं। तो पराबैंगनी किरणों को मापने के लिए हम किसने खोज की थी? इसकी खोज किसने की थी? ओजोन परत को मापने के लिए। तो ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन ने खोज की थी। ठीक है, किसने खोज की थी? डॉप्सन ने खोज की थी। अब पराबैंगनी किरणों से हानि क्या होती है? तो पराबैंगनी किरणों से एक चर्म कैंसर मतलब त्वचा का कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर होता है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो क्या है? इकाई क्या है? डाप्सन है। ठीक है, इन साइंटिस्ट के नाम पर ही उसकी इकाई रखी गई है, डाप्सन इकाई रखी गई है। और ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। ठीक है, ओजोन जो परत है वो हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हम तक नहीं आने देती है, रोकती है। तो उस ओजोन परत को मापने के लिए डाप्सन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। बाकी के ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बल्ब की खोज की थी एडिसन ने, रडार की खोज की थी रॉबर्ट वॉट ने, और रेल इंजन की खोज की थी जेम्स वॉट ने। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज क्लास में 30 क्वेश्चन कर लिए। यही हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब आपसे निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।